हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जून 2013 का थर्ड पेपर देख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड ने जो व्याख्या दी है वो ये है कि यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ट्रेवेलियन जो दी है वो फोर्थ वाली कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, इसका वास्तविक महत्व शैक्षिक है। कॉलिंगवुड ने जो बताई वो ये है कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, और ब्यूरी ने जो बताई है वो ये है कि इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं है और इससे अधिक नहीं है। इसमें भी जोड़ियां सम्मिलित करनी है। तो मध्य पूरा पाषाण का जो उदाहरण है वो चिप्पड़ पाषाण उपकरण, फिर मध्य पाषाण में लघु पाषाण उपकरण, नव पाषाण में घिसे पाषाण उपकरण और उच्च बुरा पाषाण में शैल चित्र। सर्वाधिक हड़प्पीय पुरास्थल किस नदी के किनारे पाए गए? सरस्वती के किनारे पाए गए। हड़प्पीय पुरास्थल सरस्वती। हड़प्पा सभ्यता की वह कौन सी विशेषता थी जो समकालीन अन्य सभ्यताओं में ज्ञात नहीं है? सूती कपड़ा, ये ज्ञात नहीं है। बाकी विशालकाय भवन, घिया पत्थर की मुद्राएं और हकीके के मन के है। ये भौगोलिक स्थिति है। तो मेहुला जो है वो सिंधु क्षेत्र में, दिलमुन बहरीन, मक्कान मकरांतक और गुरगांव मध्य एशिया। किसने सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? आर.पी. चांद ने किया है। भारत पर आर्यों के आक्रमण, आर.पी. चांद। उत्तर वैदिक कालीन पंचाल राज्य का प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश था प्रवाहन जयवली। पंचाल राज्य का प्रवाहन जयवली। कौन धर्मसूत्रकार नियोग प्रथा को अनुचित बताता है? आपस्तंभ नियोग प्रथा को अनुचित बताता है। निम्नलिखित में से किससे कौटिल्य के कई नामों का उल्लेख मिलता है? तो अभिधान चिंतामणि जो है उसमें कौटिल्य के अनेक नामों का उल्लेख है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा मध्य पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित नहीं है? उतनूर नहीं है। चंद्रगिरी, ब्रह्मगिरी और आदिचनलुर ये मध्य पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित है। इसमें क्रम लगाना, तो सबसे पहले जो आए वो टेसियस आए हैं। सबसे पहले टेसियस, फिर स्ट्रेबो, फिर प्लिनी और फिर टॉलेमी। टेसियस, स्ट्रेबो, प्लिनी, टॉलेमी। तमिल लेखकों के तीसरे महान संगम की पीठ मदुरा में स्थित थी। निम्नलिखित में से कौन से नगर में पुरातन काल के दौरान बंदरगाह नहीं थे? टुटीकोरिन में नहीं थे। बाकी पूमपुहार, ताम्रलिप्ति और नागापट्टनम बंदरगाहें हैं। पूमपुरान, ताम्रलिप्ति, नागापट्टनम बंदरगाहें। रोमक सिद्धांत जो है उस पर यूनानी प्रभाव है। राउलेटेड वृद्धभांड रोमी प्रभाव, सुर्खी कुषाण प्रभाव और बीज गणित है अरब प्रभाव। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का नाम एक साथ आया है? रुद्रदामन में दोनों का नाम एक साथ आया है। रुद्रदामन। इसमें ग्रंथ और उसके लेखक है। तो न्याय जो है वो गौतम ने लिखा हुआ है, न्याय। वैशेषिक कन्नाद में लिखा हुआ है। सांख्य कपिल और मीमांसा जयमनी। ये बहुत बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है, तो हमको ये याद रखना जरूरी है। न्याय जो लिखा हुआ है वो गौतम ने लिखा हुआ है। वैशेषिक कनाद, सांख्य कपिल और मीमांसा जयमनी। सातवां सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए, ये सही नहीं है। बाकी सारे सही है कि सातवां सिक्के ये उन्होंने सोने के सिक्के जारी नहीं किए। उन्होंने सीमा का सिक्का जारी किया, सीसा का जारी किया और 14 का जारी किया। अब इसमें फिर से जोड़ियां सम्मिलित करनी है। तो कोडुमनल जो है वो एक व्यापारिक केंद्र था। कोडुमनल एक व्यापारिक केंद्र था। गंगई कोंडन जो था वो चोल की राजधानी था। गंगई कोंडन चोल की राजधानी। महाबलीपुरम में एक पल्लव मंदिर था और
पंपुहार एक तरीके का व्यापार बंदरगाह है। मालव काल गणना निम्नलिखित में से किस संवत से अभिन्न थी? तो वो थी विक्रम। मानव काल गणना विक्रम संवत से अभिन्न। निम्नलिखित में से किसमें तमिल वासियों की व्यापारी गतिविधियों संबंधी संदर्भ प्राप्त है? सीलपद्दिगारम में तमिल व्यापारी गतिविधियों के बारे में लिखा है। दक्कन के प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल का लेखक तिरुवल्लुर है। कुरल तिरुवल्लुर। अब इसमें फिर से जोड़ियां सुमिलित करनी है। तो तोल्कापियम जो है वो एक तमिल व्याकरण की पुस्तक है। तिरुकुरल जो है वो जैन दर्शन है। तिरुकुरल जैन दर्शन। सीलपद्दिकारम जो है वो एक प्रेम कथा है। सीलपद्दिकारम एक प्रेम कथा है। और परिपाडल जो है वो एक दर्शन है। परिपाडल एक दर्शन है। भारत में सर्वप्रथम किस अभिलेख में शून्य का प्रमाण मिला है? भोजदेव का ग्वालियर अभिलेख। शून्य का प्रमाण भोजदेव का ग्वालियर अभिलेख। अब इसमें देखना है कि पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन एक ने महाबलीपुरम सहित कतिपय उत्कृष्ट लेख शैल खचित हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया था। महेंद्र वर्मन एक शुरू में जैन था किंतु शैव अनुयायी बन गया था। इसमें दोनों सही और व्याख्या भी सही है। क्रम लगाना है तो सबसे पहले जो आए हैं वो आदित्य चोल सबसे पहले आए, फिर परांतक चोल आए, फिर राजराजा चोल और फिर राजेंद्र चोल। सबसे पहले कौन है? आदित्य चोल, फिर परांतक, फिर राजराजा चोल एक और फिर राजेंद्र चोल। इसमें से सही कौन सा नहीं है? तो 2 और 4 ही सही नहीं है। 2 और 4 सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। तो जो सही वो पढ़ लेते कि इल्तुतमिश का मकबरा इस बात का संकेत करता है कि इसके निर्माण में हिंदू तथा मुस्लिम स्थापत्य कला की परंपराओं का मिला जुला प्रयोग किया गया। घोड़े की नाल की आकृति की मेहराब का प्रथम बार प्रयोग अलाई दरवाजे के निर्माण में किया गया। 1236 से लेकर 1296 तक कितने सुल्तानों ने शासन किया? तो 10 सुल्तानों ने शासन किया। कौन सा सही नहीं है? जो ये वो सही नहीं है, तो बाकी सारे पढ़ लेते कि दिल्ली सल्तनत में हस्तशिल्प उत्पादन में दासों के श्रम का उपयोग काफी महत्वपूर्ण था। अकुशल घरेलू कार्य के लिए भी दासों को काम में लिया जाता था। सुल्तान फिरोज तुगलक के दासों में 12,000 शिल्पकार भी थे। ये सही है। तो किन फसलों की खेती नहीं थी? तो आलू और जो मक्का है उसकी नहीं थी। जौ और तिल की फसल सल्तनत कालीन भारत में होती थी। अब कार्य और घटना की जोड़ियां सम्मिलित करनी है तो देखते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने जो है वो सिद्दी मौला का वध किया था। जलालुद्दीन खिलजी सिद्दी मौला का वध। अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा एवं गुजरात पर विजय पाया था। गियासुद्दीन तुगलक ने जो है वो बंगाल विजय किया है। और फिरोज शाह तुगलक ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसमें सैयद वंश के संस्थापक खिजर खान के 3 उत्तराधिकारियों का नाम। तो सबसे पहले आए हैं मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह और फिर अलाउद्दीन आलम शाह। मुबारक पहले, फिर मोहम्मद और फिर अलाउद्दीन आलम शाह। अब सूफी शब्दावली और उसके अर्थ है। तो फुतूह जो है उसका मतलब एक ऐच्छिक दान, बिन मांगे जो दान मिलता था वो ऐच्छिक दान मतलब फुतूह। समा जो है वो एक सूफी संगीत समागम है। समा एक सूफी संगीत समागम। बरकत क्या होगा? सूफी द्वारा अर्जित आध्यात्मिक शोभा। और मलफूज क्या होगा? सूफी संतों के बीच का वार्तालाप मतलब मलफूज। निम्नलिखित में से किसने 16वीं शताब्दी के विजयनगर शासन की राजकीय अर्थनीति को सामंतवादी कहा? तो कराशीमा ने वो कहा है। इसमें सही नहीं है, तो वो 2 और 4 सही नहीं है। तो सही है वो पढ़ लेते हैं कि गुरु नानक सभी प्रमुख समकालीन धार्मिक विश्वासों एवं अनुष्ठानों, चाहे वह हिंदू या मुस्लिम में थे, रुचि रखते थे। उनके विचार में धर्म ग्रंथों का पारंपरिक पठन समय का दुरुपयोग है। इसमें बस ए सही है
तो देख लेते कि अपने पिता एवं सूर शासकों के समान हुमायूं भी अपने से उच्चतर किसी राजनीतिक सत्ता को मान्यता देने का इच्छुक नहीं था। बस यही सत्य है। यह किसका कथन है कि एक स्त्री के लिए सबसे उत्तम स्थान परदाया कब्र है? ये बदायूनी ने कहा है। निम्नलिखित में से किसने मालवा पर मुगल आक्रमण को एक यह कहकर उचित ठहराया कि बाज बहादुर ने अपने आप को अनैतिक एवं कुत्सित कार्यों में लिप्त कर रखा था? निजामुद्दीन अहमद। इसमें भी ए सही है और आर गलत है, तो देख लेते हैं कि जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। ये बस सही है। यूरोपियन व्यापारियों के बारे में ए गलत है लेकिन आर सही है, तो ये बस यही पढ़ लेते हैं कि 17वीं शताब्दी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण बड़ी मात्रा में चांदी लाई गई। बस यही सही है। निम्नलिखित में से किस अधिकारी का मुगल साम्राज्य के नगरीय प्रशासन से संबंध नहीं था? नजीम का नहीं था, काजी मीर आदल और कोतवाल का मुगल साम्राज्य नगरीय प्रशासन में संबंध था। अब इसमें देखना है कि 1 और 2 जो है सही नहीं है। अब बाकी जो है वो पढ़ लेते हैं कि शाहजहां ने कश्मीर में हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य वैवाहिक संबंधों पर रोक लगा दी। शाहजहां ने धर्मविदताओं को सिजदा न करने की छूट दे दी। दोनों भी सही है। आसाम के अहम राज्य का वर्णन किस मुगल दरबारी इतिहास लेखन में किया गया है? आलमगीर नामा में इसका उल्लेख किया गया है। आलमगीर नामा। किस इतिहासकार ने जमींदारों, जागीरदारों एवं किसानों के बीच त्रिपक्षीय संबंधों को मुगल साम्राज्य के संकट एवं पतन का कारण माना? सतीश चंद्र ने यह माना है। सतीश चंद्र। निम्नलिखित में से विचार कीजिए, तो सही जो नहीं है वो 3rd और 4th सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं कि शिवाजी ने अपने स्वराज्य क्षेत्र में दक्कन की शक्तियों की घुसपैठ को नियंत्रित किया। उन्होंने 1664 में सूरत को लूटा। ये दोनों सही है। इसमें देखते हैं कि सही जो नहीं है वो ये है, बाकी सारे सही है। देख लेते हैं कि अहदी जो है वो भद्र सैनिक हुआ करता था। अशरफ जो है वो कुलीन वंश का व्यक्ति था और सबीनाह निगर जो समाचार भेजने वाला था। सही नहीं है तो ये सही नहीं है, बाकी सारे सही है। वो पढ़ लेते हैं कि स्थल मार्ग द्वारा भारत में आयातित वस्तुओं में घोड़ों का बहुत बड़ा हिस्सा था। 17वीं शताब्दी में सूरत के व्यापारियों में वीरजी वोहरा एक प्रमुख व्यापारी था और 17वीं शताब्दी में अनेक मुगल अमीरों ने व्यापार एवं वाणिज्य में भाग लिया। ये सही है। इसमें जो सही नहीं है वो यही है बस कि मुगल काल में मध्यम वर्ग नहीं था। बस यही सही नहीं है, बाकी सारे सही है कि मुगलों की मुद्रिक व्यवस्था मुख्यतः चांदी के रुपये पर आधारित थी। बाबर से शाहजहां तक सभी मुगल शासकों की मध्य एशिया में अपना राज्य स्थापित करने की महत्वाकांक्षा रही। 1605 से 1658 के काल में मनसब व जागीर व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। इसमें दोनों सही और व्याख्या भी सही है। तो बंगाल में दीवानी अधिकारों के ग्रहण के पश्चात कंपनी ने प्रत्यक्षतः स्वयं धन विकास का आयोजन कर लिया। कंपनी ने इंग्लैंड को बंगाल का राजस्व निवेश के नाम पर भेजना प्रारंभ कर दिया। भारत में सबसे बड़ा ब्रिटिश पूंजी निवेश किसमें किया गया है? रेलवे, बैंकिंग, बीमा और नौ परिवहन में किया गया। वाणिज्य के इतिहास में कठिनाई से इस दरिद्रता के समानांतर कोई अन्य उदाहरण मिलेगा? भारत के मैदानों को जुलाहों की हड्डियां विरंजित करती है, ये विलियम बेंटिक ने कहा था। देशीय लोगों को शिक्षित करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, यह लॉर्ड मोयराक ने बताया था। 1833 के पश्चात ब्रिटेन के लिए भारतीय धन निकासी का एकल सर्वाधिक स्रोत था भारत में ब्रिटिश पूंजी का निवेश। निम्नलिखित में से कौन सा कारण ब्रिटिश भारत में साहूकारों के उत्थान का कारक नहीं था? नव शिक्षा प्रणाली। बाकी नव राजस्व नीति, नव विधि प्रणाली और कृषि का व्यापारीकरण था। बस यही नहीं था। निम्न में से वहाबी एवं कुक आंदोलन में समान क्या था? तो दोनों धार्मिक आंदोलनों के रूप में प्रारंभ हुए, परंतु दोनों ही धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन हो गए। राजा राममोहन रॉय की जीवनी का लेखक? मेरी
कारपेंटर। लेक्स लू के अधिनियम में धर्म परिवर्तन करने से बने ईसाइयों को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया। किसके प्रयत्न स्वरूप विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किस वर्ष में विज्ञान की शिक्षा के लिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई? 1876 में। 1891 में बाल विवाह का निषेधक अधिनियमित किनके प्रयास से पारित हुआ? केशव चंद्र सेन और बहरामजी मलबारी। केरल के श्री नारायण धर्म परिपालन योगम का कार्य क्षेत्र क्या था? दलित एवं किसानों के उत्थानार्थ। इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण दादाभाई नौरोजी ने किया था। इसमें नाम और पत्र पत्रिका है तो देख लेते हैं। अबुल कलाम आजाद का अल हिलाल पत्र पत्रिका है। फिरोज शाह मेहता का बॉम्बे क्रॉनिकल। एनी बेजेंट का है न्यू इंडिया और महात्मा गांधी का है यंग इंडिया। इसमें व्याख्या सही नहीं है पर बाकी सारा सही कि अवेस्था पारसियों का एक पुनीत धार्मिक ग्रंथ है। मैडम कामा ने पारसी समाज और पारसी महिलाओं के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोनों सही लेकिन व्याख्या सही नहीं है। 1927 में मद्रास विधानसभा के लिए नामांकित की जाने वाली पहली प्रथम महिला मुथु लक्ष्मी रेड्डी थी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वास्तविक जनाधार वाली राजनीतिक पार्टी किस वार्षिक अधिवेशन से पश्चात बनी? नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन 1920 में। इसमें दोनों सही लेकिन व्याख्या सही नहीं है तो पढ़ लेते कि 1939 में कांग्रेस द्वारा प्रांतों के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के पश्चात शीघ्र ही मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। अंबेडकर ने इसका समर्थन किया तो बस व्याख्या सही नहीं है। यूएसए में सिविल युद्ध के पश्चात काले लोगों को मताधिकार संबंधी कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। यूएसए के दक्षिणी राज्यों ने यह आज्ञापन कर दिया कि 1860 की मतदाता सूची में मतदाता होने के लिए पिता अथवा दादा का नाम होना चाहिए। ये दोनों सही और व्याख्या भी सही है। निम्नलिखित में से यह किसने कहा था कि आधुनिकोत्तरवाद की परिभाषा मात्र एक पद की परिभाषा नहीं है, यह तो एक वर्तमान युग का चित्रण है जिसमें यह मूल्यांकन किया जाए कि इसके प्रति हमारी अनुक्रिया क्या है। ये अर्रन गरे ने कहा है। इसमें सही जो नहीं है वो ये है तो बाकी सारे पढ़ लेते हैं। किस बारे में? अनुसंधान कार्य प्रणाली के प्रसंगों में। तो रिकार्ड की बाह्य एवं अंतरिक्ष समीक्षा इतिहासकार को प्रामाणिकता को स्थापित करने में सहायता करती है। अतीत की घटनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए इतिहासकार को उन घटनाओं के घटनाक्रम को जानने की आवश्यकता है। अतीत के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पूर्णतः प्रामाणिक एवं सही नहीं हो सकते जिनसे तथ्यों को जाना जा सकता है। और आखिरी एक ही 17वीं शताब्दी की वैज्ञानिक क्रांति से पहले पश्चिम में इतिहास लेखन कुछ नियत कमजोरियों से ग्रस्त था। तो अधिकतर लेखक समय के गुजरने के साथ आने वाले परिवर्तनों के विचार से अनभिज्ञ थे और इतिहास की विषय वस्तु को लगभग साहित्य अथवा दर्शन शास्त्र की शाखा समझा गया। ये दोनों भी इसमें पुष्टि करते हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस पैराग्राफ के थे। थैंक यू।